हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, जम्मू कश्मीर के सभी युवाओं का मैं स्वागत करता हूं एस्पायर अड्डा में। आप लोग जुड़े हैं एस्पायर अड्डा के साथ में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं की एक बहुत ही लंबे समय से एक पेंडिंग डिमांड चल रही, वो थी एम्प्लॉयमेंट की, रोजगार की। तब से धारा 370 हटी थी, तब से लेकर के एक कंसिस्टेंट डिमांड रही है जम्मू कश्मीर के लोगों की, खास करके यूथ की, कि सर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जितनी की जनरेट होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। की मांग को सरकार ने शायद सुन लिया है, और जिसको हम कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में बम्पर भर्तियों का दौर जो है वो जारी है। एक के बाद एक नोटिफिकेशंस आ रही हैं और बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब्स जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए सरकार जो है वो देने का प्रयास कर। दोस्तों, जब इतनी सारी जॉब्स मिल रही है तो मैं इसको कहूंगा कि ये वंस इन लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी शायद होने वाली उन सभी के लिए जो खुद को एक सरकारी नौकरी में देखना। तो दोस्तों, उसी कड़ी में, उसी विषय में एस्पायर अड्डा आप लोगों के लिए, जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म लेकर के आ रहा है जहां पर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे आप चाहें इन सभी एग्जाम्स की तैयारी कर पाएंगे, जो एग्जाम सरकार द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। और इन एग्जाम्स की प्रेपरेशन के लिए स्टूडेंट्स जो है वो कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं से एक मार्गदर्शन, एक गाइडेंस जो है वो प्राप्त करने की। दोस्तों, एस्पायर अड्डा में एक बार फिर से मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एस्पायर अड्डा से जुड़ने के लिए ये हमारा वेबसाइट है https:/www.aspireadda.com/new। तो दोस्तों, ये हमारा वेबसाइट एड्रेस है। आप सभी लोग इस वेबसाइट एड्रेस को नोट कर लीजिए और अपने अपने मोबाइल, लैपटॉप, जहां भी आप इंटरनेट का प्रयोग करते हैं वहां पर इस वेबसाइट को ओपन कीजिए। आपके सामने एस्पायर अड्डा का वेबसाइट जो है वो अपीयर हो जाएगा। और हर वो एग्जाम जो सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया है, चाहे वो फाइनेंस का, अकाउंट असिस्टेंट्स का हो, चाहे वो सब इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो क्लास 4 का हो, या कोई भी एग्जाम जो समय समय पर अभी हाल ही के दिनों में सरकार द्वारा जो है वो नोटिफाई किया गया है। आप सभी को मालूम होगा करीब करीब 1700 इंप्लॉयमेंट पोजीशंस, इंप्लॉयमेंट पोस्ट जो है वो जम्मू कश्मीर में हाल ही में नोटिफाई की गई है, यानी कि 1700 पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो जारी है। तो दोस्तों, जहां तक बात रही अनएम्प्लॉयमेंट की, अगर आपके अंदर विश्वास है, आपके अंदर कमिटमेंट है, डेडिकेशन है, तो आपके लिए अब एम्प्लॉयमेंट की समस्या जो है वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। सरकार ने आपको मौका दिया है। अब देखना यह होगा कि कितने बेहतरीन तरीके से आप इस, दोस्तों, इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिएगा। आपके लिए चीजों को बेहतर बनाने के लिए, चीजों को आसान बनाने के लिए हम आपकी मदद के लिए। दोस्तों, एस्पायर अड्डा आपको सभी एग्जाम्स जो कि जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा, जेकेएसएसबी द्वारा नोटिफाई किए गए हैं, उसकी प्रेपरेशन में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन क्लासेस जो है वो प्रोवाइड करवा। बात करें हमारी ऑनलाइन क्लासेस की, तो दोस्तों ऑनलाइन क्लासेस में आपको अनलिमिटेड वीडियो क्लासेस मिलेंगी। रेगुलरली आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। कंप्लीट प्रेपरेशन आपको हर एक एग्जाम की करवाई जाएगी। बेस्ट पार्ट दोस्तों, एंड रिटर्न नोट्स आपको आपके डोर स्टेप तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। जो स्टूडेंट्स हमारे साथ में जुड़ते हैं, पूरे के पूरे कोर्स के हाथ से लिखे हुए नोट्स आपके घर पर डिलीवर किए जाएंगे एस्पायर अड्डा द्वारा। और दोस्तों, मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम रहेगा। देश की रिनाउंड फैकल्टी, देश की बेस्ट फैकल्टी एस्पायर अड्डा पर आपको आपकी मदद करने के लिए मौजूद है। आपको इन एग्जाम्स में सफलता दिलवाने के लिए हम आपके साथ मौजूद रहेंगे। दोस्तों, अगर बात कर लें फीस स्ट्रक्चर की, भैया जी है, सब लोग जानना चाहते होंगे। दोस्तों, एस्पायर अड्डा का फीस स्ट्रक्चर जो है वो आप देख, थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों, इस समय 5 पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो चल रही है। रिक्रूटमेंट ओपन है, जिसमें शामिल है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, सब इंस्पेक्टर फॉर टैक्स एंड फाइनेंस, जेई फॉर सिविल्स, जूनियर असिस्टेंट एंड क्लास 4। दोस्तों, ये 5 पोजीशंस के लिए रिक्रूटमेंट जो है वो जारी है। इन सभी के लिए हमारा फीस स्ट्रक्चर, जो ऑनलाइन हमारी फी रहेगी, वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, सबसे पहले फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की जो हमारी फी रहने वाली है, वो फी 5000 रुपीज, 5000 में पूरा का पूरा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का कोर्स जो है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, यहां पर आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन किनको, ध्यान रखिएगा, यस, ध्यान से सुनिएगा, 30% का डिस्काउंट मिलेगा पहली 50 रजिस्ट्रेशंस को। तो दोस्तों, देर मत कीजिएगा। एज सून एज यू वॉच दिस वीडियो, जैसे ही आप ये वीडियो को देखते हैं, साथ के साथ रजिस्टर कर लीजिए, ताकि आप पहले 50 रजिस्ट्रेशन में फॉल करें और 30% का, 30% का डिस्काउंट जो है वो आपको मिल जाएगा। ऐसे ही दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जो टैक्स एंड फाइनेंस, इसके लिए जो हमारा फीस स्ट्रक्चर है वो 10,000 रुपीज का रहने वाला है। सेम यहां पर भी दोस्तों, फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशंस को 30% का डिस्काउंट मिल जाए। फिर आता है दोस्तों जेई सिविल्स। तो जेई सिविल्स के लिए हमारा जो फीस स्ट्रक्चर है वो 12,000 रहने वाला है। और पहली 99 रजिस्ट्रेशन, ध्यान रखिएगा, 99 रजिस्टर
रजिस्ट्रेशन जो पहली होने वाली हैं उनको यहां पर सीधा सीधा 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जूनियर असिस्टेंट में भी ऐसा ही है दोस्तों, 10,000 रुपए हमारी जूनियर असिस्टेंट के कोर्स की फी है और यहां पर भी पहली 50 रजिस्ट्रेशन वालों को 50% डिस्काउंट मिलेगा। और अंतिम में दोस्तों जो क्लास 4 की रिक्रूटमेंट चल रही है उसका हमारा फी स्ट्रक्चर 4,000 रुपीज है और पहली 20 रजिस्ट्रेशन को 50% का डिस्काउंट, 50% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए आपको 30% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप पहली 50 पे रजिस्टर करते हैं। फर्स्ट 50 रजिस्ट्रेशंस को इन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट और सब इंस्पेक्टर के लिए 30% का डिस्काउंट मिलेगा। जो जेई सिविल्स के लिए पहले 99 स्टूडेंट्स हमारे साथ रजिस्टर करेंगे उनको 50% का डिस्काउंट। जूनियर असिस्टेंट में जो पहली 50 रजिस्ट्रेशन रहेंगी उनको 50% का डिस्काउंट मिलेगा और क्लास 4 में जो पहली 20 रजिस्ट्रेशन रहेंगी उनको 50% का डिस्काउंट जो है वो मिलने वाला है। तो दोस्तों आपके लिए बहुत ही जेन्युइन प्राइस में एस्पायर अड्डा ने उन सभी एग्जाम्स के लिए प्रेपरेशन आपको करवाने की कोशिश करी है और सभी एग्जाम्स के लिए आपकी हेल्प करने को हम तैयार हैं। कंडीशन ये है भैया, आपको हमारे साथ में जुड़ना होगा, आपको हमारे साथ में रजिस्टर करना होगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों फीस स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों कुछ स्टूडेंट जो ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन तैयारी करना चाहते हैं, दोस्तों हम आपको बता देते हैं एस्पायर अड्डा आपके लिए ऑफलाइन क्लासेस भी जो है वो लेकर के आ रहा है। ऑफलाइन क्लासेस आपको मिलेंगी बेस्ट क्वालिफाइड एजुकेटर्स द्वारा। दोस्तों देश की रिनाउंड फैकल्टी, देश की बेस्ट फैकल्टी जो है वो आपको हेल्प करेगी इस एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ऑफलाइन तरीके से आपकी मदद की जाएगी पढ़ाई करने में। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा हर एक क्लास के लिए, सभी क्लासेस में आपको रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे। समय समय पर आपके साथ टेस्ट सीरीज जो है वो कंडक्ट की जाएगी, तो टॉपिक वाइज टेस्ट भी होंगे, कंप्लीट सिलेबस का भी टेस्ट होगा, यानी कि जैसा एग्जाम आपको फाइनली देना है इस अपने कोर्स के लिए, इस अपने एम्प्लॉयमेंट के लिए, वो एक वैसा ही जिसको हम कहते हैं प्रारूप या फिर एक सैंपल उस तरीके का कैसा रहने वाला है आपका फाइनल एग्जाम, वैसी टेस्ट सीरीज हम आपको देंगे। और दोस्तों मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम आपको गाइड करने के लिए, आपका मार्गदर्शन करने के लिए मौजूद है। देश के बेस्ट एजुकेटर्स, टॉप फैकल्टी जो है वो आपकी यहां पर मदद करेगी सिर्फ और सिर्फ एस्पायर अड्डा पर। ठीक है जी दोस्तों, आज हम डिस्कशन करेंगे जेके एसएसबी के अकाउंट्स। बहुत सारे लोग जो है वो इस एग्जाम के लिए एस्पायर कर रहे हैं कि नहीं? बहुत सारे लोग इस एग्जाम के लिए तैयारी भी कर रहे होंगे। बहुत सारे लोगों ने इससे पहले पंचायत अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम दिया होगा और पंचायत अकाउंट असिस्टेंट जो है, अगर जिन लोगों का नहीं सेलेक्ट हो पाए अकाउंट असिस्टेंट में किसी कारण से, कोई ना कोई वजह के कारण, आप अगर वहां पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो हताश होने की जरूरत नहीं है दोस्तों। इससे बेहतर मौका मुझे नहीं लगता आएगा। बैक टू बैक रिक्रूटमेंट्स आ रही है। अकाउंट असिस्टेंट पंचायत में अगर नहीं हुआ तो अकाउंट असिस्टेंट फाइनेंस की पोस्ट जो है वो आपके लिए मौजूद है, तो इसके बारे में हम आज थोड़ी सी बात करने दोस्तों। सिलेबस सबसे पहले भैया सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, कोई भी एग्जाम बचपन से लेकर आज तक हमने बहुत सारे एग्जाम्स, सभी एग्जाम्स को क्वालिफाई करने का क्या तरीका है दोस्तों? सभी एग्जाम्स के लिए रहता है एक सिलेबस। उस सिलेबस को पढ़ना है, उस सिलेबस को समझना है, उस सिलेबस को अच्छे से हमें मेमोराइज करना है, उस सिलेबस में से सवाल हमको पूछे जाएंगे, उन सवालों के जवाब देने हैं और हमारा एग्जाम जो है वो क्लियर हो। ऐसा ही है हमारा प्रोसेस एग्जाम को क्वालिफाई। सिलेबस क्या है दोस्तों? आप जानते होंगे, आप सभी लोग भैया सीरियस तरीके से, सीरियसली गंभीरता से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते होंगे सिलेबस आपने जरूर देखा होगा। नहीं देखा है तो एक बार हम इसकी बात करें। सिलेबस में सबसे पहले दोस्तों जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान, या जिसको हम जनरल स्टडीज भी कहते हैं, उसका सिलेबस रहने वाला है। 30 मार्क्स का हमारा ये जनरल स्टडीज या जनरल नॉलेज का सिलेबस रहेगा, जिसमें जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश पर एक विशेष ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि भैया एग्जाम जेकेएसएसबी का है, तो जम्मू कश्मीर जो कि हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश बना है, उसके संबंध में सवाल जो है वो ज्यादा पूछे जाएंगे। ओवरऑल सिलेबस की अगर हम जनरल स्टडीज की बात करें तो भैया यहाँ पे आपको करंट इवेंट्स, हम करंट अफेयर्स भी कहते हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स आपको कराए जाएंगे। पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, तो भारत की पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स जो हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे जनरल स्टडीज में। इंडियाज कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम स्ट्रगल, भैया भारत की जो स्वतंत्रता संग्राम था, इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल था, भारत की जो संस्कृति है, भारत की जो हेरिटेज है, उसके बारे में हम यहां पर बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, भैया जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है या कम्युनिकेशन किस प्रकार से हमारे जम्मू कश्मीर में की जाती है, उसकी हम बात करेंगे। डेमोग्राफी, सेंसस, इट्स फीचर्स एंड, तो डेमोग्राफी की हम लोग बात करेंगे। इंपॉर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया, भैया रिवर सिस्टम्स हैं, लेक्स हैं, वाटर बॉडीज जो है उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे।
फिर हम बात करेंगे वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इंडिया के। तो देश में कैसा वेदर रहता है, कैसा क्लाइमेट रहता है, क्रॉप्स कैसी होती है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, उसकी हम बात करेंगे। फिर एनवायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी को, तो ये तो ओवरऑल विद रेफरेंस टू इंडिया आ गया। जनरल स्टडीज में जब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की या यूनियन टेरिटरी की बात होगी, यहाँ का इतिहास, यहाँ की अर्थव्यवस्था, यहाँ का भूगोल, जिसमें यहाँ का मौसम, क्लाइमेट, क्रॉप्स, रिवर्स, लेक्स, फ्लोरा, फौना एटसेट्रा, यहाँ की संस्कृति, यहाँ के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन, जम्मू कश्मीर अपने पर्यटक स्थलों के लिए दुनिया भर में मशहूर है, तो यहाँ के इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशन। और जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद होगा आपको 5 अगस्त 2019 को आया था ये एक्ट, जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया गया था और धारा 370 को खत्म कर कहा गया। जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट रिसेंट है और इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जनरल स्टडीज के अंदर ये सब चीजें हम पढ़ने वाले हैं, जो कि सिलेबस की डिमांड है। भैया सिलेबस की डिमांड है तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसी सिलेबस में से सवाल आएंगे। दोस्तों इतना सा प्रोसेस है यार, जनरल स्टडीज का ये सिलेबस पढ़ लीजिए, हम 30 मार्क्स डेफिनेटली यहां से हासिल कर लेंगे। तो और भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटेंसी, क्योंकि भैया अकाउंट्स असिस्टेंट का है तो अकाउंट्स तो पढ़ना पड़ेगा ना। अकाउंटेंसी और बुक कीपिंग आएगी 30 मार्क्स की। 10 मार्क्स की आपकी जनरल इंग्लिश रहेगी, सामान्य अंग्रेजी, टेंसेज, रीअरेंजिंग, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, स्टैटिस्टिक्स। भैया अकाउंट्स में आपको स्टैटिस्टिक्स से भी थोड़ा सा डील करना पड़ता है, तो स्टैटिस्टिकल क्वेश्चंस रहेंगे। 10 मार्क्स का पोर्शन स्टैटिस्टिक्स का रहेगा। मैथ्स जरूर, अकाउंट पढ़ना ही पड़ता है। तो मैथमेटिक्स रहेगा 10 मार्क्स का। जनरल इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है और आपको साथ साथ में जनरल साइंस भी पढ़नी है। तो ये सभी पोर्शन जो है वो 10-10 मार्क्स के हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर 10 मार्क्स। बेसिक 2 इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, एक है जनरल स्टडीज का और दूसरा है किसका, अकाउंटेंसी का, जो 30-30 मार्क्स के हैं। बाकी सभी पोर्शन हमारे हैं वो 10-10 मार्क्स के हैं और 120 120 का पूरा हम है वो रहने। तो मैं आपके साथ में जनरल स्टडीज का पोर्शन है वो डिस्कस करूंगा। तो जनरल स्टडीज के पोर्शन से हम बात कर लेते हैं। जनरल स्टडीज का पोर्शन क्या कहता है, क्या कहलाता है ये जनरल स्टडीज का पोर्शन। करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, दोस्तों जिसको हम करंट अफेयर्स कहते हैं। ये जो करंट अफेयर्स का टॉपिक है ये मैं आपके सामने एट दी एंड डिस्कस करूंगा। उसका रीजन क्या है दोस्तों, देखिए हो सकता है हम इस सिलेबस को खत्म करने में 15 या 20 डेज लगा दें या 1 मंथ में हम जनरल स्टडीज को कंप्लीट। अगर मैंने पहले टॉपिक में आज ही आपको इवेंट्स जो नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के है वो करा दिए, तो अगले 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन या 1 महीना जितना भी हमारा सिलेबस चलेगा, उस दौरान जितने भी इवेंट्स होंगे वो मिस आउट हो जाएंगे। इसीलिए इसको हम लास्ट में करेंगे, सो दैट मैक्सिमम पॉसिबल इवेंट्स जो है वो हम अपने सिलेबस। तो इसलिए दोस्तों हम सबसे पहले बात करेंगे पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिविजन्स, पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया। दुनिया और भारत की जो राजनैतिक और भूगोलिक डिविजन्स हैं उनके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा सा ओवरव्यू उनका ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंडिया की। हिंदुस्तान को डिविजन्स है वो 2 प्रकार की है, एक पॉलिटिकल डिविजन्स, एक है फिजिकल डिविजन्स। अब पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स क्या होता है वो देख लेते हैं। दोस्तों पॉलिटिकल डिविजन्स कुछ नहीं है भैया, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और नेबरिंग कंट्रीज, कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और कितने हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वो देखने हैं। और फिजिकल डिविजन्स में दोस्तों हमारे माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, कोस्टल एरियाज हैं, रिवर सिस्टम है, वो सब आते हैं हमारे फिजिकल डिविजन्स। पॉलिटिकल डिविजन्स वो है दोस्तों जो पॉलिटिकली, जिसको हम कहते हैं भैया राजनीतिक तौर पे हमने इलाकों का विभाजन किया, कोई जम्मू कश्मीर बना, कोई पंजाब बना, कोई हिमाचल बन गया। तो पॉलिटिकल सेंस में देश की आजादी के बाद जैसे जैसे एरियाज को हमने डिवाइड किया वो पॉलिटिकल डिविजन्स बन गए। और फिजिकल डिविजन्स वो थे जो भूगोलिक रूप में, ज्योग्राफिकली पहले से यहां पर मौजूद थे। भैया जो पहाड़ है उसको किसी ने नहीं बोला था कि हिमालय तू हिंदुस्तान के इस डायरेक्शन में चला जा, हिमालय वहां पर मौजूद थे। अगर हम बात करें नॉर्दर्न प्लेन्स की, तो नॉर्दर्न प्लेन्स अपनी जगह थे, कोस्टल एरियाज अपनी जगह थे। तो ये है डिफरेंस बेस पॉलिटिकल और फिजिकल डिविजन्स के बीच का। एक एक करके हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। पॉलिटिकल डिविजन्स, जैसे मैंने आपको बताया भैया, राजनीतिक तौर पर किस तरीके से हिंदुस्तान में अलग अलग क्षेत्रों का विभाजन किया गया है। On political front, how the areas in India have been divided. You all know that हिंदुस्तान के अंदर 3 चीजें जो है वो पॉलिटिकली तो एरिया डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती हैं स्टेट्स, फिर आती हैं यूनियन टेरिटरीज और फिर आएंगी नेबरिंग कंट्रीज, पड़ोसी मुल्क। दोस्तों आपको मैं बता देता हूं 28 राज्य हैं हिंदुस्तान, 28 स्टेट्स हैं। पहले 29 स्टेट्स हुआ करती थी इनिशियली। अगर आपको याद होगा 2013-14 में
2013 में हमारे यहाँ पर 2012 से 13 में 28 स्टेट्स हुआ करते थे। उसके बाद तेलंगाना एक राज्य बना था, तो हमारी नंबर ऑफ स्टेट्स जो थी वो 29 हो गई थी। लेकिन 2019 में एक राज्य, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। तो इस 29 में से फर्दर एक स्टेट जो है वो माइनस हो गई और स्टेट्स फिर से वापस 28 हो गई। और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, 7 यूनियन टेरिटरीज थी, सॉरी 6 यूनियन टेरिटरीज थी पहले, याद होगा आपको। 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, लेकिन 2019 के बाद 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐड हो गए थे और अब यूटीज कितनी हो गई थी? यूटीज हो गई थी हमारी 8। तो एज ऑफ नाउ वी हैव गॉट 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। एक एक करके हम इनको देखेंगे। और दोस्तों कंट्रीज, कौन सी कंट्रीज भैया? पड़ोसी मुल्क, नेबरिंग कंट्रीज। दोस्तों नेबरिंग कंट्रीज की हम लोग बात करेंगे। कौन से हमारे पड़ोसी मुल्क हैं जिनके साथ में हिंदुस्तान अपना बॉर्डर या अपनी अंतरराष्ट्रीय सीमा जो है वो शेयर करता है? एक बार को दोस्तों इस पॉलिटिकल मैप पर नजर डालते हैं। लद्दाख एक यूनियन टेरिटरी, जम्मू कश्मीर दूसरी यूनियन टेरिटरी, दिल्ली यहां कहीं होनी चाहिए, ये है दिल्ली, ये है तीसरी यूनियन टेरिटरी। चौथी यूनियन टेरिटरी कौन सी है दोस्तों? चौथी यूनियन टेरिटरी है हमारी चंडीगढ़, ठीक है जी। उसके अलावा कौन कौन सी यूनियन टेरिटरीज है? उसके बाद हमारी यूनियन टेरिटरी है दमन एंड दीव, पांचवी, पुडुचेरी छेवीं। और कौन कौन सी यूनियन टेरिटरी थी? ये हमारी यूनियन टेरिटरीज। दोस्तों जब आप मैप पर देखेंगे आप देख पाएंगे कि यूनियन टेरिटरीज और स्टेट्स जो है वो मेंशन की गई हैं। पॉलिटिकल मैप क्यों कहते हैं इसको भैया? पॉलिटिकल मैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि जब हिंदुस्तान बना था तो शुरू से ये पूरी की पूरी डिवीजन जो इसी प्रकार की थी, ऐसा नहीं था भैया जी। शुरू में पूरा हिंदुस्तान एक भारतवर्ष कहलाता था। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अलग अलग रीजन्स बनते गए। आपने देखा था तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच में काफी ज्यादा टसल था कि हमको इंडिपेंडेंट एक रीजन चाहिए, एक इंडिविजुअल स्टेट चाहिए। तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना जो है वो बना दिया गया था। दोस्तों 6 यूनियन टेरिटरीज होगी, 7वीं है हमारी लक्षद्वीप और 8वीं है अंडमान एंड निकोबार, ठीक है जी। तो 8 यूनियन टेरिटरीज हमारी कौन कौन सी हैं भैया? जम्मू कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़, दिल्ली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार। तो ये 8 केंद्र शासित प्रदेश है और 28 हमारे राज्य हैं। राज्य कौन से हैं दोस्तों? ये थोड़ा सा आपको याद रखना होगा। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, झारखंड, बिहार, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। तो 28 राज्य हैं, 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा इसमें। दोस्तों 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अगर हमको क्लियर हो गए, तो अब हम बात करते हैं नेबरिंग कंट्रीज की। तो मैं आपको बता देता हूं 7 कंट्रीज हैं जिनके साथ हम अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं, जिनके साथ 7 कंट्रीज के साथ हम अपना बॉर्डर जो है वो शेयर करते हैं। कौन कौन सी? एक पाकिस्तान, दूसरा अफगानिस्तान, तीसरा चीन, चौथा नेपाल, पांचवा भूटान, छठा बांग्लादेश, सातवां म्यांमार। हमेशा एग्जाम में हम गलती करते हैं दोस्तों, जब नेबरिंग स्टेट्स की बात आएगी श्रीलंका एक ऑप्शन होगा। याद रखिएगा श्रीलंका के साथ में हमारी बाउंड्री टच नहीं करती है, नो डायरेक्ट बाउंड्री। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार ये जो स्टेट लेवल एग्जाम्स होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो है, अगर मैं भी शायद पेपर सेट करूंगा तो ये सवाल मैं जरूर डालूंगा, विच ऑफ द कंट्रीज शेयर बाउंड्री विद इंडिया। एक ऑप्शन होगा श्रीलंका। सबको लगेगा अरे हाँ यार हमारा पड़ोसी है, बिल्कुल तमिलनाडु के पास है, लेकिन याद रखिएगा श्रीलंका के साथ हमारा बॉर्डर टच नहीं। तो श्रीलंका हमारा नेबरिंग कंट्री जरूर है लेकिन हमारे साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर हम बात करें अरेंजिंग द कंट्रीज ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ देयर बॉर्डर, देशों को उनकी सीमा के अनुसार एक क्रम में लगाना, बहुत बार एग्जाम में, यूपीएससी तक के एग्जाम में या स्टेट पीसीएस में, हमारा जो जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम है उसमें पूछा गया है, बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है। अरेंजिंग द कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर बॉर्डर विद इंडिया, कितनी लंबी सीमा किसकी है उस हिसाब से अगर देशों को एक क्रम में लगाया जाए
तो दोस्तों ये याद रखिएगा, आज मैं आपको इसका एक निमोनिक, इसको याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं। डिसेंडिंग ऑर्डर में हम जाएंगे। सबसे पहले ये याद रखिएगा दोस्तों, इसको याद रखने का एक तरीका बता देता हूं। एन 55 MB, यानी कि बांग्लादेश, यानी कि चाइना, यानी कि पाकिस्तान, एन यानी कि नेपाल, एम यानी कि म्यांमार, बी यानी कि, ए यानी कि असेंडिंग सॉरी डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे लंबी बाउंड्री है बांग्लादेश की बाउंड्री। याद रहेगा दोस्तों, सबसे लंबा सीमा कौन शेयर करता है? बांग्लादेश। और सबसे छोटी सीमा जो है हिंदुस्तान के साथ शेयर करता है अफगानिस्तान। 20 किलोमीटर का बॉर्डर है, और करीब करीब 1920 किलोमीटर का बॉर्डर है शायद बांग्लादेश के साथ। लार्जेस्ट बाउंड्री बांग्लादेश की है, फॉलोड बाय चाइना, पाकिस्तान, म्यांमार। याद रखने के लिए 20 एन एक है, 55 MB NMB, किसी को करा दी। आई होप इस निमोनिक से हमको याद रहेगा भैया जी कि हम कैसे ऑर्डर वाइज सेंडिंग ऑर्डर में सभी देशों जो कि इंडिया के साथ बाउंड्री को शेयर करते हैं उसको याद रखा। ठीक है जी दोस्तों, ये एक खाली मैप मैंने आपके लिए यहां पर प्रोवाइड किया है। यहां पर इस मैप का आप सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस के लिए इस मैप पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और सभी कंट्रीज की जो इंडिया के साथ में बॉर्डर अपना जो। दोस्तों जब पॉलिटिकल डिविजन्स की बात हुई तो हिंदुस्तान के अंदर पॉलिटिकल डिविजन्स देखिए प्रकार, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरीज और नेबरिंग। फिर हम आए थे फिजिकल डिविजन्स। दोस्तों फिजिकल डिविजन्स बात करते थे ज्योग्राफिकल एरिया। कौन कौन से ज्योग्राफिकल एरियाज हैं? ज्योग्राफिकल एरियाज में दोस्तों ध्यान से देखिएगा, फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले जम्मू कश्मीर से अगर हम शुरू करते हैं, यहां से देखते हैं तो यहां पर सबसे पहले है ग्रेट हिमालयाज, दी हिमालयाज। हिमालय आप जानते हैं भैया, जम्मू कश्मीर से शुरू करके अरुणाचल प्रदेश तक वो पूरी की पूरी रेंज जो है वो जाती है, जिसको हम दी ग्रेट हिमालयाज कहते हैं। इस तरफ राजस्थान वाले एरिया में हमको मिलेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट्स। ये एरिया है डेक्कन प्लेट्यू का, यहां पर है दी नॉर्दर्न प्लेन्स। उसके अलावा दोस्तों छोटे छोटे रेंजेस आपको दिख जाएंगे, यहां पर विंध्यन रेंज है, सतपुरा रेंज है, ये वेस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के दोनों तरफ कोस्टल एरियाज हैं, यहां पर अरेबियन सी है, यहां पर बे ऑफ, नीचे इंडियन ओशियन है। ठीक है जी, तो दोस्तों एक एक करके इन सभी फीचर्स को देख लेते हैं, ये क्या है, ये किस तरीके से इनकी जो है वो। ठीक है जी, सबसे पहले ग्रेट हिमालयाज। दोस्तों हिमालय हम जानते हैं, हिमालय, हिमालय का क्या अर्थ है? हिमालय मींस दी अबोर्ड ऑफ स्नो। हिम क्या होता है? हिम बोलते हैं बर्फ को, स्नो को। आल्य अबोर्ड दोस्तों भोजनालय, यहां जहां भोजन होता है। ठीक है जी, सचिवालय जहां पे सचिव रहते हैं, और हिमालय जहां पर हिम होती है या स्नो होती है। तो अबोर्ड ऑफ स्नो, द प्लेस वेयर टू मच ऑफ स्नो इज फाउंड इज कॉल्ड एज हिमालय। तो हिमालय हमको याद रखना है, हिमालय यानी कि जहां पर बहुत सारी बर्फ जो है। दोस्तों अभी हाल ही में ऑलमोस्ट पूरे के पूरे नॉर्थ इंडियंस घूमने गए थे, सभी ने सोशल मीडिया पर मनाली, डलहौजी, ये सब इलाकों की जो है वो स्टोरीज, पिक्चर्स पोस्ट करी थी। दुनिया जो है वो बर्फ देख करके खुश हो रही। वो बर्फ की रेंजेस सारी की सारी इस हिमालय में पाई जाती है। इस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, 3 डिविजन्स की। सबसे पहले आता है दी ग्रेट हिमालय और हिमाद्री। भैया नॉर्दर्न मोस्ट रेंज है, सबसे ऊंची रेंज हिमालय का सबसे ऊंचा पार्ट जो है उसको हिमाद्री कहा जाता है। यहां पर दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां जैसे कि माउंट एवरेस्ट, माउंट कंचनजंगा जो है वो पाए जाते हैं। तो हाईएस्ट रेंज जो सबसे ऊंचा हिस्सा है, सबसे टॉप मोस्ट एरिया है हिमालय का, उसको कहते हैं ग्रेट हिमालय। फिर आता है मिडल हिमालय और हिमाचल। याद रखिएगा दोस्तों, टॉप मोस्ट हिमाद्री है, मिडल रेंज को हिमाचल कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा हिमाद्री से थोड़ा सा नीचे की तरफ साउथ की ओर पाया जाता है। यहां पर आप सभी गए होंगे, तो जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है, शिमला, डलहौजी, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, गुलमर्ग, पहलगाम, ये सब हिमाचल के अंदर पाए जाते हैं, हिमाचल रेंज के अंदर। हिमाचल दोस्तों ये इसको हिमाचल स्टेट से मत कंफ्यूज कीजिएगा। एक्चुअली में हमने जो मिडल पोर्शन हिमालय का है उसको हिमाचल कहा जाता है। इसके साथ में हमारी ये जो जम्मू कश्मीर की रेंजेस हैं,
पीर पंजाल की पहाड़ियां कहते हैं, ये सब इस एरिया में पाई जाती हैं। और सबसे निचला हिस्सा जो है शिवालिक रेंजेस का, दोस्तों अगर आप जम्मू के रीजन में रहते हैं तो जब हम टूवर्ड्स पंजाब अगर देखते हैं तो कुछ पहाड़ियां हमको दिखाई देती हैं, ये सारी की सारी शिवालिक रेंजेस में पाई जाती है। जितनी भी ये जो जहां पर माँ वैष्णो देवी का दरबार मौजूद है, ये सभी शिवालिक रेंजेस का हिस्सा है। तो ये यहाँ पर सॉफ्ट रॉक्स और मड के जो है वो डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। और यहाँ पर लैंडस्लाइड्स आपने देखा होगा, कश्मीर जाने, श्रीनगर जाने का रास्ता ऑलमोस्ट ये जो हमारा बनिहाल वाला एरिया है ना, जहां जवाहर टनल के आसपास यहाँ पर रास्ता बंद रहता है, वहां निरंतर लैंडस्लाइड्स होते रहे। तो लैंडस्लाइड जो है वो शिवालिक रेंज का एक इम्पोर्टेंट कॉमन पार्ट है। यहाँ पर समय समय पर भूस्खलन या लैंडस्लाइड जो है वो होते रहे। तो ये है फिजिकल फीचर्स में सबसे पहले दे ही। फिर आते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स। दोस्तों अगर मैप पर जाएं तो नॉर्दर्न प्लेन्स कहां है, ये जो रीजन है भैया जी कौन सा, यहां से आप लगा लीजिए पंजाब और हरियाणा से लेकर के उत्तर प्रदेश और इवन के सम पोर्शन ऑफ वेस्ट बंगाल तक का ये पूरा का पूरा रीजन है, ये नॉर्दर्न प्लेन्स कहलाता है। यहां पर 3 रिवर सिस्टम्स है, यमुना, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यानी कि 3 नदियां यहां से होकर के गुजरती हैं। दोस्तों आप इतना समझ ही पाएंगे, जब इतनी सारी 3 बड़ी नदियां यहां से गुजर रही हैं, बड़ी जाहिर सी बात है यहां की धरती जो है वो काफी ज्यादा फर्टाइल होने वाली है। एलुवियल डिपॉजिट्स जो हैं वो यहां पर पाए जाते हैं। दोस्तों इंदस रिवर सिस्टम भी यहां पर मौजूद है। तो इंदस जो हमारा जम्मू कश्मीर के लेह इलाके से निकलता है, वहां से इंदुस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, गंगा की ट्रिब्यूटरीज, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज और यमुना की ट्रिब्यूटरीज जो है वो आकर के इस इलाके में एलुवियल डिपॉजिट जो है वो लेकर के आती हैं, जिससे यहाँ की है वो बहुत उपजाऊ फर्टाइल एरियाज माने जाते हैं। इस कारण से यहां पर बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर होता है। भैया जाहिर सी बात है, हम सभी एग्रेरियन इकोनॉमी से बिलोंग करते हैं। इनिशियली हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंप्लॉयमेंट था, मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, वो एग्रीकल्चर था। तो भैया बड़ी जाहिर सी बात है, जहां पर एग्रीकल्चर होगा वहां पर ज्यादा लोग जाएंगे। एग्रीकल्चर कहां होगा, जहां पर फर्टाइल लैंड होगी। तो इस नॉर्दर्न प्लेन्स की लैंड फर्टाइल थी, इसलिए यहां पर बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन है वो मौजूद। के बाद दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन्स 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, राजस्थानी प्लेन, गंगा बेसिन, ब्रह्मपुत्र बेसिन। ये इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आते थे कोस्टल प्लेन्स, मैंने आपको बताया यहाँ पर सदर्न इंडिया में वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के दोनों तरफ का जो इलाका है, ये वेस्टर्न घाट्स को सहाद्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे सहाद्री हिल्स है, नीलगिरी हिल्स है, अन्नामलाई और कार्डमम हिल्स है। फाइल जो वेस्टर्न घाट्स वो पूरे के पूरे कॉन्टिन्यूस है, यानी कि एक बार वो पहाड़ों की श्रृंखला होती है तो वो कॉन्टिन्यूसली चलती है। फिर जो ईस्टर्न घाट्स है वो जगह जगह पर ब्रोकन है और अनइवन है। इन ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स के बीच इलाका है, इसको है पेनिनसुलर प्लेट, या फिर इसको हम कहते हैं क्या, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन ये जो इलाका है, ये देखो, ये वेस्टर्न घाट्स है, ये ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स मैंने आपको बताया कॉन्टिन्यूस है, ईस्टर्न घाट्स अनइवन है और बीच बीच में ब्रेक हुए हैं, अलग अलग टुकड़ों में ये पहाड़ों की श्रृंखला है। बीच में डेक्कन प्लेट्यू है। डेक्कन प्लेट्यू क्यों फेमस है देखेंगे। डेक्कन प्लेट्यू में आपको बहुत सारे आयरन और कोल जैसे मिनरल जो है वो मिलेंगे। तो कोस्टल ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो मच ब्रॉडर हैं, वहां पर बहुत सारी नदियां जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्ण, कावेरी है वो मौजूद। और यहां से होती हुई ये नदियां जो हैं ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद आते थे आइलैंड्स। देख लेते हैं आइलैंड जो है कहां पर है भैया। ये लक्षद्वीप आइलैंड और ये है अंडमान निकोबार आइलैंड। याद रखिएगा, लक्षद्वीप आइलैंड अरेबियन सी में पाए जाते हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में। तो लक्षद्वीप जो है वो अरब सागर में है और अंडमान निकोबार जो है वो बे ऑफ बंगाल में। ये दो भी फिजिकल फीचर्स है, क्योंकि भैया इंडिया का पार्ट है, तो ये दोनों आइलैंड जो है वो इंपॉर्टेंट है। वन ऑफ द मेन आइलैंड्स आर लक्षद्वीप इन अरेबियन सी, अदर इज अंडमान एंड निकोबार इन बे ऑफ। मोस्ट ऑफ दीज आइलैंड्स आर माउंटेनियस एंड कवर्ड विथ थिक फॉरेस्ट। पहाड़ी सरफेस जो है वो मौजूद है और यहां पर घने जंगल आपको देखने, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से हम फिजिकल फीचर्स पे नजर मार लेते हैं। फिजिकल फीचर्स में ये मैप जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप बार बार देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेट हिमालयाज हैं, ये इंडियन डेजर्ट है, ये एरिया नॉर्दर्न प्लेन्स का है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, ईस्टर्न घाट है, इनके बीच में डेक्कन प्लेट्यू है, यहाँ पर आइलैंड्स हैं। ये सभी फिजिकल फीचर्स दोस्तों, ये है इंडिया के फिजिकल और पॉलिटिकल डिवीजन। तो हम और डेप्थ में और डिटेल में पढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ एस्पायर अड्डा।
मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप इसी तरीके से पूरा का पूरा सिलेबस जो है वो पढ़ना चाहते हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का, तो आपको जुड़ना होगा एस्पायर अड्डा के साथ। aspireadda.com/new पर जाइए और खुद को वहां पर रजिस्टर कर लीजिए, ताकि जल्द से जल्द आप अपनी तैयारी जो है उसको। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूं ये आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको समझ में आया होगा। ये टॉपिक आपको अगर समझ में आया है तो दोस्तों इसी तरीके से सिलेबस के हर एक छोटे से बड़े पार्ट को हम एस्पायर अड्डा पर आपको पढ़ाएंगे। पढ़ाने के लिए तो बेस्ट फैकल्टी जो है वो अवेलेबल। आपका काम सिर्फ इतना, सिर्फ पढ़ाई समझना है और जाकर के अपना अकाउंट्स असिस्टेंट काम जो है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बाय बाय।